जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑर्गेनाइजिंग के बारे में कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या होता है। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब तक हमने पढ़ लिया था प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग के फीचर्स और पूरा जो था हमने शुरू करके और ख़त्म भी कर दिया। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स बिगिन। तो हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है। पहली बात, ऑर्गेनाइजिंग जो है सेकंड फंक्शन है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसकी बारी है तो यानी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्लानिंग कर लिया था कि हमें जो मेरा गोल है वो कैसे हमें अचीव करना है, क्या क्या उसकी जो है वो टैक्टिक्स और टेक्निक्स जो है वो सब चीज़ें हमने प्रिपेयर की थी। अब हम उस काम को डिवाइड करेंगे, एलोकेट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को। ठीक है, और रिलेशनशिप बनाएंगे सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच। तो ये है ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, देखो जैसे हमने एक फ्रेमवर्क बना लिया अपने गोल को अचीव करने के लिए कि ये काम होगा, ये एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, हमने पूरा एक प्लान बना लिया कैसे हमें क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने जो फ्रेमवर्क बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम स्पेसिफिक जॉब जो है वो स्पेसिफिक पर्सन्स को देंगे। ठीक है ना, जो इंसान जिस लाइक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल है वो हम उन सबको डिवाइड करेंगे, एलोकेट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को, और रिलेशनशिप बनाएंगे कि कौन सुपीरियर रहेगा, कौन सबॉर्डिनेट रहेगा। ठीक है ना, कौन किसको वो लाइक ऑर्डर्स देगा, कमांड देगा, कौन किसको रिस्पॉन्सेस देगा। ठीक है ना, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये है ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, लाइक अगर बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया अलग कि वो सब प्रोडक्शन से रिलेटेड सामान, सब चीज़ें जो है गुड्स मटेरियल कैसे बनाए जाएंगे वो सब देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो देखेगा फाइनेंस से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू लाइक एक्सपेंसेस, इनकम्स, अकाउंटिंग जो है अकाउंट है वो सब देखेंगे वो। सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स के बारे में देखेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो एडवर्टाइज करेगा। परचेज डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल की परचेज करेगा। तो ये है, हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो डिवाइड करती हैं। तो ये सब जो है वो आते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग एग्जैक्टली इज व्हाट, सो इट इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है ना, ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या एक्टिविटीज़ है, कि जो एक्टिविटीज़ हमारे गोल के लिए हेल्पफुल हैं वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, उनको आइडेंटिफाई करना। एंड फिर उन्हें ग्रुप भी करना है। एंड द ग्रुप दी वर्क, काम को ग्रुप करना है। टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि जो काम है उसको भी हमें डिवाइड करना है, ग्रुप करना है कि कौन लोग क्या काम करेगा। फिर डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उन सबको हमें डेलीगेट करना है। ठीक है, लोगों के बीच। एंड स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बनाना है सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर्स, टॉप लेवल टू लोअर लेवल, हर एक लोगों के बीच, एम्प्लॉयज़ है ना, हर एक जो मैनेजर्स हैं उन सबके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, जिससे कि वो काम कर सकें फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिव वे में वो काम कर पाए टुगेदर इन अकॉम्प्लिश अ ऑब्जेक्टिव। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एक हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं काम को, फिर काम को जो भी लोग हैं उनको देते हैं कि क्या काम तुम्हें किस तरह से करना है। फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, एलोकेशंस जो है वो अथॉरिटीज़ जो है उन्हें हम एलोकेट करते हैं लोगों को कि तुम्हें किससे कमांड लेनी है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे डिसीजन ले सकते हो। ठीक है ना, फिर स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप बनाते हैं जिससे कि हमारे जो लोग हैं बहुत ही इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली वो अपने गोल को अचीव करने के लिए काम कर पाए। दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है वेयर ड्यूटीज आर आइडेंटिफाइड, ड्यूटीज जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। डेफिनाइट टास्क आर अलॉटेड टू द सुटेबल पर्सन, जो भी सुटेबल पर्सन है उन सबको उनके टास्क ड्यूटीज जो भी हैं उन सबको एलोकेट किया जाता है, यानी कि दिया जाता है कि अब काम जो है शुरू होगा। इंटर रिलेशनशिप ऑफ पर्सनल्स आर मेड सर्टेन। तो बस यही है कि हमारी जो भी ड्यूटीज़ है हमने बना दी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में हम मेरे मतलब हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो हैं टॉप लेवल, उन्होंने सारी जो भी एक्टिविटीज़ थी बनाया कि कुछ कोई पर्टिकुलर टास्क करना है। जैसे अगर हम बात करें मैट्रिमोनी की,
जब कोई फंक्शन होता है, जैसे शादी ब्याह की बात कर लेते हैं, बहुत खुशी हो रही होगी लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने प्लान बनाया कि कौन इंसान क्या एक्टिविटीज़ करेगा, लोग बनाते हैं ना प्लान कि हाँ तुम्हें ये चीज़ देखनी है, तुम्हें कैटरिंग देखनी है, ये सब चीज़ें जो है वो एक्टिविटीज़ हमने सब प्लान कर लिया था। अब हमने वो एक्टिविटीज़ एलोकेट कर दी कि किसको क्या क्या करना है, किसको क्या कमांड चाहिए तो किससे लेगा, सारे रिलेशनशिप बना दिए और जो लोग हैं वो काम पे करने लगे। यही है ऑर्गेनाइजिंग और कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग इज डिसाइडिंग who will perform a particular task and how and where it will be performed। क्या काम होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, कौन क्या काम करेगा, ये सब जो है वो ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप बना देते हैं जिससे लोग आपस में बातचीत कर पाएँ, जो भी लाइक प्रॉब्लम्स उनको सॉर्ट आउट कर पाएँ, ठीक है, रिस्पॉन्सेज दे पाएँ, ऑर्डर्स दे पाएँ और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है वो कर पाएँ अकॉर्डिंग टू दी स्पेशलाइजेशन। जो भी उनके स्पेशलिस्ट जो है, उनका जो भी स्पेशलाइजेशन है लोगों का, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम को कर पाएँ, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। बस इसके बाद फिर आता है स्टाफिंग। जो हमने हर एक चीज़ को डिवाइड कर दिया, डिपार्टमेंट्स बना दिए, उनके बाद अब हम लोगों को लेके आते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, अब काम करो, शुरू हो जाता है काम। सो ये है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस के बारे में, ठीक है, कि फीचर्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है एंड प्रोसेस जो है वो क्या है। तो फीचर थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो आप एक बात मैं बता दूं, जो भी चीज़ है इस दुनिया में या आपकी बुक में, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टर्म हो, उसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपने उसके फीचर्स पढ़ लिए, ठीक है, तो आप उसकी डिफिनीसन, लिमिटेशन, इम्पोर्टेंस, उसका नेचर कैसा है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, कैसा उसका प्रोसेस है, हर एक चीज़ आप इजीली समझ सकते हैं। अगर आप फीचर्स जानते हैं, फ्यूचर में हर एक चीज़ आ जाती है कि उस मतलब टर्म का क्यों बनाया गया, क्या-क्या उसके जो है फ़ायदे नुकसान, हर एक चीज़ आती है, ठीक है। तो फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क, जो कि है हेनरी फ्योल ने बताया था ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हम ग्रुप्स बाँट देते हैं, डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो दे देते हैं। तो ये क्या है, डिवीज़न ही है, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो यहाँ पे बताया डिवीज़न ऑफ वर्क क्यों करना है, क्योंकि आपने पढ़ा है डिवीज़न ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन आता है। अब स्पेशलाइजेशन आएगा तो जो ग्रोथ है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ेगी, है ना, वो बहुत ज़रूरी है, एफिशिएंसी आएगी। तो डिवीज़न ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है। इसमें यही बताया गया है कि जो भी काम है वो आपको एज़ पर द स्किल आपको देना है, ठीक है ना। जो उस इंसान की जो पर्सनल है, जो इंडिविजुअल है, उसकी जो भी स्किल है, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम दो, जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाए, उस पे स्पेशलाइजेशन आए, तो वो आपके लिए भी अच्छे से कर सकता है और अपने लिए भी अच्छे से कर सकता है, ठीक है ना। तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है। अगर आप किसी को ऐसा काम दे देंगे, जैसे मानो कोई अब फाइनेंस का काम है, ठीक है, फाइनेंस का जैसे अकाउंटेंट्स है, अगर अकाउंटेंट्स को आप दे देंगे, प्रोडक्शन का काम दे देंगे कि आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, अब उसको पता ही नहीं कैसा क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो वो वहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ कॉस्ट होगा और हर एक चीज़ वहाँ पर है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट भी है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क यही है कि स्पेशलाइजेशन आ जाता है। अगर आप किसी भी काम को एज पर द स्किल, एज पर द नॉलेज, एबिलिटी, कैपेसिटी, उसके हिसाब से आप उसको एलोकेट करते हो, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोऑर्डिनेशन आ गया, अब कोऑर्डिनेशन भी रहेगा क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, इंटर रिलेटेड है सब। लाइक कोई ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे लाइक 40% सेल प्रोड्यूस करनी है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रखना है, कुछ भी है, तो जो प्रोडक्शन, जैसे पहले तो बात आएगी परचेज डिपार्टमेंट की, ठीक है, वो अच्छा रॉ मटेरियल, गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करेगा। उसके बाद उससे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। फिर जो मार्केटिंग है अच्छे से उसकी एडवर्टाइजिंग करेगा, सेल है वो उसकी अच्छे से सेल करेगा, तब तो जो गोल अचीव होगा। अब सिर्फ आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दे तो उससे तो नहीं बनने वाला, या उससे तो अच्छा सेल होने वाली नहीं है ना। तो हर एक सबका एक कंट्रीब्यूशन है, तभी गोल अचीव होगा। यही है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एफर्ट। जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एफर्ट है, उन सबको एक साथ लेके आना है गोल के अचीवमेंट के लिए। फिर है प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स, जो भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, क्योंकि एक इंसान कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना बना सकता है, एक इंसान से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि सब अपने अपने एफर्ट्स को लाइक देते हैं, जिससे कि जो गोल है वो अचीव हो जाए। सब अपने अपने एफर्ट्स को, अपने स्किल्स को देते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव है वो भी कॉमन रहता है, क्यों,
क्योंकि सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता होगा, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। एक ऑब्जेक्टिव रहता है, वर्क सब अपने अपने तरीके से उसको अचीवमेंट के लिए करते हैं, उसकी अचीवमेंट के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो एक ही ऑब्जेक्टिव जो है रहना चाहिए। फिर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप क्या, आप इसको समझ लो। जैसे ये है सुपीरियर, ठीक है, ये है सुपीरियर और ये है सबऑर्डिनेट। तो ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर सुपीरियर है ना, ऊपर टॉप लेवल है, नीचे मिडिल लेवल है, ठीक है, या लोअर लेवल है। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये है वर्टिकल, है ना, या नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये क्या है, वर्टिकल। आपको इतना तो पता ही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। अब इधर बात करें तो सेल का मैनेजर है, और यहाँ बात करें तो प्रोडक्शन का मैनेजर। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हमको अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस और बहुत अच्छे से हमको प्रोड्यूस करने हैं। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। और ये ऊपर से नीचे वर्टिकुलर है, और लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ये हॉरिजॉन्टल। तो यही है कि ऑर्गेनाइजिंग में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप होता है। टॉप लेवल मिडिल लेवल से बातचीत कर सकता है, रिस्पॉन्सेस इंस्ट्रक्शन सब दे सकता है। सेल मैनेजर है वो बात कर सकता है प्रोडक्शन मैनेजर से, प्रोडक्शन मैनेजर है वो फाइनेंस मैनेजर से, जो है वो सब एक रिलेशनशिप बना के रहता है। ये काम करता है ऑर्गेनाइजिंग, इससे हेल्प मिलती है, ठीक है ना। फिर यूनिवर्सल प्रोसेस बताई मैंने कि देखो एक बात, मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस है, खुद मैनेजमेंट एक परवेसिव है, उसी का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है। परवेसिव है, डायनेमिक है एंड कॉन्टिन्यूस है। ये जो तीन चीज़ें हैं ये हर एक फंक्शन में आने वाली हैं, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह यूज होता है, कहीं भी हो। फिर एक डायनेमिक भी है, क्योंकि यहाँ पर लोग होते हैं, हमने बोला ना कि हम लोग ह्यूमन के बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब कौन कैसा चेंज हो जाए। और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी रैपिडली चेंज होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो एक डायनेमिक प्रोसेस भी है। इससे क्या है कि हमें अपनी प्लानिंग को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो भी हम पढ़ेंगे, उसको भी फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, तब जो है वो गोल अचीव होगा, है ना। कि कोई भी डिसीजंस जो भी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल जो भी टॉप लेवल सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सब डिसीजंस कैसे भी इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम्स अगर आ गई तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है कि अगर कोई इन्वायरमेंट चेंज हो गया, बदल गया, तो उसमें जो लाइक सुपीरियर्स हैं वो डिसीजन ही ना ले पाए, तो उससे प्रॉब्लम होने वाली। तो डायनेमिक है, इसलिए आपको फ्लेक्सिबल भी रखना है अपना स्ट्रक्चर जो है। अब आता है इम्पोर्टेंस, तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का भी बेनिफिट है, क्योंकि जो इंसान अपनी स्किल के हिसाब से काम कर रहा है, उसको उसमें इंटरेस्ट है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबी समय से उसमें काम कर रहा है और आगे भी करेगा, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा, राइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी चलता है जब उसके लोग अच्छे से काम करें, कोई उन पर वर्कलोड ना हो। इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब किसी पर कोई वर्कलोड आ रहा है तो कैसे वो काम कर पाएगा, है ना। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दी स्पेशलाइजेशन काम को जो डिवाइड करना है, ठीक है। फिर एक क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, क्लैरिटी आती है कि ऐसा थोड़ी ना है कि कोई जैसे एक एम्प्लॉय है वो कहता है मेरे से कोई कुछ भी करा लेता है, कोई कहता है ये वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दो, कोई कहता है ये काम कर दो, कोई कहता है वो काम कर दो। तो इससे उसे क्लैरिटी नहीं है कि मुझे काम एक्चुअली क्या करना है, मेरा काम क्या है। तो एक क्या है, स्पेशलाइजेशन से, डिवीजन ऑफ वर्क से क्लैरिटी आती है कि उसको पता है मुझे क्या काम कैसे करना है, ठीक है ना। मुझे किसको रिस्पॉन्स देना है, किससे मेरे को ऑर्डर्स लेने हैं। इसमें क्या आता है, इसमें एक चीज़ आती है कि हु रिपोर्ट टू हूम, कि कौन किसको क्या रिपोर्ट करेगा, कौन इंस्ट्रक्शंस देगा, किसका कौन सुपीरियर है, जो सुपीरियर से कौन ऑर्डर लेगा, ठीक है। जो सबॉर्डिनेट्स है वो किसको लाइक रिस्पॉन्स अपना देंगे। तो इसमें सिर्फ यही है कि एक क्लैरिटी होती है। जैसे आपको भी क्लैरिटी है ना कि मुझे पढ़ना है। अब आप लाइक आपको कुछ पता ही ना हो कि आपको करना क्या है, कोई कहेगा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा ना, वर्कलोड रहेगा ना, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी और जो एफिशिएंसी तो डिक्रीज़ होगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से गोल भी अचीव नहीं होने वाला। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हर एक चीज़ आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करी हुई है, हर एक एम्प्लॉइज़ अच्छे से अपने अपने काम को काम कर रहा है, हर एक अपने छोटे से छोटे टास्क को लाइक टारगेट्स को सबको एलोकेट कर दिया, सब अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई भी एक्टिविटीज़ है जो कि छूट जाए, जिससे रिसोर्सेज का वेस्ट हो जाए, कॉस्ट का वेस्ट हो जाए और अच्छे से यूटिलाइज भी ना हो पाए। तो सब अपने अपने काम को कर रहे हैं, सबको पता है मेरे को क्या काम किस तरह से करना है, ठीक है, किसको क्या रिपोर्ट्स देनी है। इस वजह से जो भी रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूज़ होते हैं, है ना। फिर एडेप्शन टू चेंज,
अब हम किसी भी चेंज जो आ जाता है, ठीक है, उसको हम ईजिली अडॉप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, जो फ्रेमवर्क हमने बनाया है, जो हमने प्लानिंग की है, उसको अगर हमने फ्लेक्सिबल रखा है, तो हम किसी भी तरह का जो इन्वायरमेंट चेंज होगा उसको हम ईजिली अडॉप्ट भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, हम डिसीजंस ले सकते हैं। फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रशासन बहुत ख़राब चल रहा है, मतलब क्या है कि वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, जो भी उनके लाइक डिसीजंस लेना टाइम पर, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, जो भी लाइक कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए उनको फॉलो करना, है ना, अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना, डिसिप्लिन बना के चलना, डिसिप्लिन को लेके चलना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ठीक है, आपने जब ऑर्गेनाइजिंग की है तो आपके सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, सब अच्छे से, किसी को पता है कि मुझे किससे रिपोर्ट करना है, तो वो सब उन्हीं को रिपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, डिसिप्लिन हो रहा है, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, गाइडिंग, मोटिवेशन, लीडिंग, हर एक चीज़ जब ऐसे ऐसे हो रही है तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, हर एक काम जो है वो समय पर होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई पेंडिंग से लाइक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बेकार हो। तो हर एक काम, जैसे हम बात करें किसी भी चीज़ की, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन समय से अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट दे रहा है, हर एक चीज़ जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस, कंपनसेशन, मोटिवेट रखते हैं सब, ठीक है, अच्छे से डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका अच्छा प्रशासन है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, इसका मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज़ है वो सब अपनी अपनी स्पेशलिटी के साथ काम करना है, सबको पता है मुझे क्या काम मुझे पसंद है और कैसे मुझे क्या काम करना है, जो भी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनके डेवलपमेंट के बारे में भी हेल्प होती है ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे टारगेट्स, टास्क, ड्यूटीज़ उनको दिए जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को वो फेस करते हैं, तो उनमें एक लाइक ऐसी चीज़ आ जाती है कि जिससे कि वो हर एक चीज़ को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इससे उनका डेवलपमेंट भी होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे अगर बात करें हम हैं, मैं हूँ जैसे, तो मुझे भी, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया पहली बार, तो किसी को पहली बार कुछ पता नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जब मैं मेरा जन्म हुआ तो मैं क्या, ये पहले से पढ़ा थोड़ी रहा था, जब मैंने उसको काम किया, अपना सीखा, कैमरे के सामने खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं होती है भाई, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात होती है। पहले मैं बहुत ही लाइक शर्मा जाता था, बट अब नहीं, अब मैं बोल सकता हूँ। तो ये क्या है, ये मेरा डेवलपमेंट है, मेरी ग्रोथ हुई है, मैंने इस पे वर्क किया है, प्रैक्टिस की है। तो इससे क्या है, डेवलपमेंट जो है वो होता है ओवरऑल पर्सनल का, ठीक है ना। किसी भी काम को करने से आप में डेवलपमेंट आता है, आप बढ़ते हो, डिक्रीज़ नहीं होते। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो डिक्रीज़ हो जाओगे। तो डेवलपमेंट होता है क्योंकि सब अच्छे से काम कर रहे हैं। अब है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में क्या है कि इसमें बात की है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, जब स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, हर एक काम डिवाइड किया है अच्छे से, वर्किंग जो कंडीशन है वो ठीक है, क्लैरिटी है रोल में कि क्या काम किसको करना है, रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, पर्सनल का डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक चीज़ अच्छे से चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा ही होगा, ठीक है ना। जब ये चीज़ें सही नहीं होगी तो जो है, ये जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं होंगी, तो ग्रोथ नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब एक और थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी पढ़ लेते हैं कि प्रोसेस क्या। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लानिंग का प्रोसेस ज़रूर याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, इतना ये है नहीं, लेकिन ये सब कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनाइजिंग का मैंने मतलब यहाँ पे बता दिया था कि रिलेशनशिप बनाना, काम को देखना, पहले आइडेंटिफाई करना काम क्या है, उसको डिवाइड करना, रिलेशनशिप बनाना, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको डिवाइड करना। तो यही है प्रोसेस एक। तो पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है भाई कि मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए काम कौन कौन से हैं जो मुझे करने हैं, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, टास्क मैंने क्या क्या जो बनाए हैं प्लानिंग में, उनको कैसे करना है, पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है। फिर डिवीज़न करना है वर्क का, अब काम को भी डिवाइड करना है कि कौन क्या काम, किस तरह से क्या काम होना चाहिए, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट्स बना देना, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, वो प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करेगा, और सेल्स मैनेजर जो है सेल्स डिपार्टमेंट सेल करेगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट फाइनेंस को देखेगा, अकाउंट्स, इनकम्स, रेवेन्यूज जो भी है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट एंड एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़। अब आपने काम को देख लिया, क्या काम कौन किस तरह से करेगा, ठीक है, काम को डिवाइड भी कर दिया कि कौन किस तरह से काम को करेगा। अब डिपार्टमेंट भी बना दी, अब ड्यूटीज़ भी तो देनी है कि हाँ भाई, ये इंसान ये काम करेगा, ये इंसान ये काम करेगा। तो एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी जिम्मेदारियाँ वगैरह देना। फिर स्टेबलाइजिंग और रिपोर्टिंग एंड रिलेशंस।
स्टेबलाइजिंग और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, यानी कि अब रिलेशनशिप बनाना कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच की, जो सबॉर्डिनेट है कोई भी एक इंसान है वो किसको ऑर्डर दे सकता है, कोई भी इंसान है वो किसको अपने रिस्पॉन्सेज दे सकता है, ठीक है ना, किन से इंस्ट्रक्शंस लेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, किन किन सुपीरियर्स के अंदर कितने कितने सबॉर्डिनेट्स होंगे, ये सब जो है वो आ जाता है स्टेबलाइजिंग और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये था इंपॉर्टेंस, फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और कुछ भी नहीं है, प्रोसेस इतना हार्ड नहीं है, बस आप फीचर अच्छे से पढ़ लेना, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और आप प्रोसेस की बात तो ये आपके सामने, और प्रोसेस तो है वो ऑर्गेनाइजिंग की डिफिनीशन में भी आ जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से, चूँकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शनल डिवीज़न, ठीक है, फंक्शनल एंड डिवीज़न जो डिपार्टमेंट हैं वो कौन कौन से बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप इनको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, और कोई प्रॉब्लम अगर समझ में नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कि अगर क्लास अच्छी हो, पसंद आई हो, कि हाँ समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप मेरे चैनल पे जो है वो ज्वाइन हो पाए, और मेरी जो भी क्लासेस हैं वो सब आप टाइम पे ले पाए और अपनी पढ़ाई कर पाए, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो अच्छे से पढ़ाई करना, कीप स्टडी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।